Yes, hello everyone. Good morning. Okay. So, last time हमारा motion in plane खत्म हो गया था. So we are going to start a new topic. छुटकी gravitation. Gravitation start करते हैं हम लोग, ठीक है? So what do you know about gravitation? Gravitation के बारे में क्या जानते हैं आप सब? वो तो चार्जेस भी अट्रैक्ट करता है. वो तो चार्जेस भी अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को. मैग्नेट्स भी अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को. उसको ग्रेविटेशन बोलेंगे बेटा. क्या? नहीं. अच्छा ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करता है. कभी जीवदानी मंदिर गए हो? गए हो? जीवदानी मंदिर ही क्यों, कोई भी ऐसा मंदिर जो हाइट पे होता है, वहां पे जाते समय रास्ते में लिखा रहता है सब जगह पे, प्लीज गो स्लो, धीरे धीरे चलिए. क्यों बेटा? ऐसा लॉ है कि हम लोग सब फ्लैट रोड, प्लेन रोड पे चलेंगे तो नहीं गिरेंगे? तो फ्लैट रोड पे भी गिर सकते हैं ना. तो ऊपर जाते समय गिरेंगे ऐसा थोड़ी है. काफी लोग एब्सेंट है. आ रहा मतलब ठीक है, कुछ आंसर देना है. ओके, जाइंट व्हील में बैठे, एसएल वर्ड वगैरह में जाते हैं, जाइंट व्हील में बैठते हैं. जाइंट व्हील में ऊपर जाते समय तो बड़ा मजा आता है, और नीचे आते समय वो सारा मजा निकल जाता है. कितने लोगों का मजा तो आओ करके निकलता बाहर, और नीचे वाले उसमें नहाते. वाह. यस. क्यों बेटा? नॉर्मल लिफ्ट्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, और जो लिफ्ट काफी मतलब जो काफी बोलते हैं ना, टावर्स वगैरह में जो लिफ्ट रहते हैं वो काफी फास्ट मूव होते हैं. उन लिफ्ट्स में ऊपर जाते समय तो नहीं, बट नीचे आते समय थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, चक्कर जैसा आता है. क्यों? वाई? अर्थ में अट्रैक्ट करती है सर. उससे ज्यादा हम स्पीड से अगर नीचे आए, उससे हमारे जो पार्टिकल्स है उसकी ग्रेविटेशन से मैच करने जाएंगे. तो अगर हम नीचे आ रहे हैं और हमारा जो अंदर का जो पोर्शन है, मतलब जो पार्ट है, वो थोड़े से हिल जाते हैं, उनको स्पीड में आने के लिए थोड़ा सा देर लगता है उसी स्पीड में आने के लिए. और कभी भी जब भी अगर किसी को भी मूव करना चाहेंगे तो उसमें उसको रिएक्शन होगा. ओके, उससे ज्यादा स्पीड में आएगा तो मे भी हम लोग अनकॉन्शियस हो जाएंगे. ओके, अगर अर्थ ने अपना रोटेशन बंद कर दिया तो क्या होगा? अर्थ ने अपना रोटेशन बंद कर दिया तो क्या होगा? ना, हमारे अर्थ के रोटेशन से ग्रेविटेशन खत्म नहीं होगा ना, ऐसा कुछ नहीं होगा. मैं बताऊं? अरे सिंपल सा जो आप लोग आंसर देना चाहिए तो ये होना चाहिए कि सर जहाँ पे दिन वहां पे दिन, जहाँ पे रात वहां पे रात, डे एंड नाइट नहीं होगा. वेरी नाइस. देखो वही आंसर्स दे रहे बच्चे. सो नाइस ऑफ यू बेटा. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पता है हम सब लोगों का वेट बढ़ जाएगा. अर्थ ने अपना रोटेशन बंद कर दिया ना, तो हम सब लोगों का वेट बढ़ जाएगा. और अजीब सी बात यह है कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनका वेट नहीं बढ़ेगा. वही तो है कि सर ये क्या बात हो गई,
सब लोगों का वेट बढ़ेगा, फिर कुछ लोगों ने क्या पाप किया, उनका वेट क्यों नहीं बढ़ना चाहिए। और सबसे पहली बात वो बताओ कि वो कौन से लोग हैं जिनका वेट नहीं बढ़ेगा, यस और नो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसे हम लोगों ने पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में स्पेस मिशन में। किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए 2 स्टेज रॉकेट इज नीडेड। सो व्हाट 2 स्टेज रॉकेट इज नीडेड? 2 स्टेज रॉकेट क्यों चाहिए बेटा सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए? फर्स्ट कभी आप लोगों ने, हाँ बोलो। फर्स्ट अर्थ से बाहर स्पेस के ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए थोड़ा सा जो ऑक्सीजन के चलने वाला इंपॉर्टेंट है, और बात नहीं नॉन ऑक्सीजन मतलब लिक्विड ऑक्सीजन पे चलने वाला। नहीं ऐसा नहीं, ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर ना वो तो सब सवाल ही पैदा नहीं होता। एक बार कोई भी बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर गया फिर वो कहाँ जाएगा, हमारा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा। कंट्रोल के लिए दो स्टेप्स के ना जब हम वजन छोटा कम करते जाते हैं ऊपर जाते हैं ना ऐसा नहीं। बताऊंगा, पढ़ा है तो हम लोगों ने, टू कन्वर्ट वर्टिकल वेलोसिटी टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। फिर आपके मन में आएगा सर वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में क्यों कन्वर्ट करने का, और अगर हॉरिजॉन्टल ही चाहिए था मान लो तो वर्टिकल दिया क्यों? इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कभी सोचा ये जितने भी सैटेलाइट्स हैं सब सर्कुलर पाथ पे क्यों घूमते हैं? जिगजैग पाथ पे क्यों नहीं, सर्कुलर पाथ पे क्यों घूमते हैं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं जो इस टॉपिक में आप लोगों को मिलेंगे। तो स्टार्ट करें वाला टॉपिक। रेडी सब लोग? सो रेडी, स्टार्ट करें बेटा। यस प्रणीत लिखो। सबसे पहले स्टार्ट करो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन टॉपिक का नाम है, मतलब टॉपिक का नाम लिखो ग्रेविटेशन, उसमें स्टार करके सबसे पहला हेडिंग डालो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। And right, Newton's law of gravitation states that Newton's law of gravitation states that Newton's law of gravitation states that force of attraction between 2 point masses force of attraction between 2 point masses force of attraction between 2 point masses is directly proportional to product of the masses directly proportional to product of the masses and inversely proportional to square of distance between them. Square of distance between them. Inversely proportional to square distance between them. Yes. चलो यहां देखो बेटा सब लोग, यहां पे देखो 2 point masses है, ठीक है। इन दोनों के सेंटर्स, बिकॉज सारा डिस्टेंस सेंटर से मेजर होता है कि नहीं, तो सेंटर से दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो है r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम।
स्मॉल r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका जो मास है से इसका मास है m1 और इसका मास है m2। So there are 2 point masses, distance between them is r. Let F be the force of attraction between them. Let F be the force of attraction between them. Then it is given by. Since F जो स्टेटमेंट है बेटा, क्या स्टेटमेंट कि F का किसके साथ डायरेक्ट वेरिएशन है बेटा, बोलो प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। सो m1 m2 inversely proportional to square of distance between them, so r square. So F is directly proportional to m1 m2 inversely proportional to r square. Therefore F equals to, जब भी साइन को यहां से रिमूव करेंगे, जब कभी भी साइन को यहां से रिमूव करेंगे, we must use one constant and that constant is g, m1 m2 r square, where g is constant called universal gravitational constant, universal gravitational constant। ये बेटा इस g के वैल्यूज भी है, वैल्यू ऑफ g ऐसा लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ g 6.67 into 10 power minus 11। यूनिट क्या होगा, देखो इसका यूनिट क्या होगा इस g का। एक काम करो ना बेटा, एक काम करो, वेट थोड़ा हम लोग उसको चेंज करते हैं, ये लिख दिया तो g इक्वल्स टू क्या होगा, व्हाट इज g, g इज इक्वल्स टू f r स्क्वायर m1 m2। अब इसके बेसिस पे हम इसका ऐसा यूनिट लिख सकते हैं बेटा, व्हाट इज द ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ g, ऐसा यूनिट ऑफ g क्या होगा, फोर्स। सो न्यूटन, डिस्टेंस है मीटर स्क्वायर, क्यों मीटर स्क्वायर, बिकॉज डिस्टेंस का स्क्वायर है ना, दो मासेस है केजी केजी, तो केजी स्क्वायर, तो क्या होगा बेटा बोलो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। व्हाट इज सीजीएस यूनिट प्यारे बच्चे लोग, व्हाट इज सीजीएस यूनिट ऑफ जी, न्यूटन का क्या हो जाएगा डाइन, मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर, केजी स्क्वायर का ग्राम स्क्वायर, तो ये हो जाएगा चुड़ैल, अरे चुड़ैल डाइन एक ही होता है ना रे, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। डाइन, इसका डायमेंशन भी जरा बता दीजिए बेटा प्लीज, व्हाट इज द डायमेंशन, डायमेंशन क्या है, डायमेंशन ये देखो फोर्स है ना, फोर्स, फोर्स का डायमेंशन होता है L1 M1 T पावर -2, डिस्टेंस L2 क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर है, और नीचे क्या हो जाएगा M2 क्योंकि दो मास है, व्हाट इट विल बी 2 और 1 L पावर 3, A2 moves up -2 plus 1 -1, M power -1 and T power -2. What is the dimension over here? Dimension is L3 M power -1 T power -2. Any doubt up to this? कोई दुविधा नहीं है? ओके, इसको हम रब कर देते हैं, ये भी हो गया। अब इसका वैल्यू लिखेंगे, व्हाट इज द वैल्यू, वैल्यू ऑफ जी, it is 6.67
6.67 into 10 power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर फॉर केजी स्क्वायर। इसका सीजीएस वैल्यू क्या होगा बेटा? 6.67 10 पावर माइनस 11। न्यूटन को कन्वर्ट करो डायन में, न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करो 10 पावर 5। याद करो मेजरमेंट में बताया था मैंने 1 न्यूटन इज 10 पावर 5 डायन, प्रूफ किया था हम लोगों ने। सो न्यूटन 10 पावर 5 डायन, मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 10 पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 पावर 4 मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर। और केजी स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा बोलो? ग्राम स्क्वायर। बराबर है? कितना होगा बेटा बोलो? 10 पावर 6, 10 पावर 6। छुटकी डाउट है मेरा बच्चा, डाउट है कैसे आया मैं बताऊंगा, डोंट वरी। देख 10 पावर 6 सिंपल रखो ना बेटा, ऐसा ना कॉम्प्लिकेट नहीं करने का, सिंपल रखो। 1 केजी 10 पावर 3 ग्राम होता है, बराबर है। लेकिन मेरे को स्क्वायरिंग चाहिए, तो इसका भी स्क्वायरिंग करो और इसका भी स्क्वायरिंग करो। तो 1 का स्क्वायर 1, केजी का स्क्वायर केजी स्क्वायर, 10 पावर 3 पावर 2, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, 10 पावर 6 हो गया और ये हो गया ग्राम्स। 1 kg स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पावर 6 ग्राम्स। सबको समझे बेटा कैसे आया हो? कभी भी कुछ भी निकालना होगा तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने इनके वैल्यूज रख दिए, ठीक है। ये तो वैल्यूज एज इट इज, न्यूटन को डायन में कन्वर्ट किया 10 पावर 5, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया 10 पावर 4 और केजी स्क्वायर को ग्राम स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया 10 पावर 6। ये क्या हो जाएगा बेटा बोलो? डायन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो 10 पावर 6 मूव्स अप, -6 और एक +9 +3 और -11 -8, तो 6.67 into 10 power -8 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम स्क्वायर। ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ जी। होप यू आर गेटिंग दिस। तो ऐसा यूनिट हो गया और इस सीजीएस यूनिट में जी का वैल्यू हो गया। ये बेटा शायद किसी ने मेरे को मैसेज में बोला था कि सर ये वाला पॉइंट एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना, डायमेंशन वाला। तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन हमको पता है L1 M1 T पावर -2, ये फोर्स का डायमेंशन। R बोले तो डिस्टेंस, डिस्टेंस बोले तो लेंथ, L पावर 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 मासेस है तो M पावर 2 हो जाएगा बेटा, बराबर है। 2 मासेस है तो M पावर 2, तो L पावर 1 और L पावर 2 कितना हो जाएगा? L पावर 3। यहाँ पे M पावर 1 डिनोमिनेटर में M पावर 2, M पावर 2 मूव्स अप -2 +1 -1 और सिर्फ T बच गया तो T पावर -2। बेटा अभी समझा है क्या मैंने क्या लिखा? यस छोटू? ओके 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 ओके। अब सुनो ना मेरी बात थोड़ा ध्यान से। एक बार ये टॉपिक में पढ़ा रहा था कहीं पे, जैसे सब मैंने बताया, एक बच्चा खड़ा हुआ बोलता सर आई हैव डाउट। मैं बोला हाँ बेटा बोल क्या डाउट है? उसने बोला सर ये जो पढ़ा रहे हो सही है क्या? मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, क्या बोल रहा है? मैं बोला हाँ बेटा मैं तो सही पढ़ा रहा हूँ। वो तो सर मुझे नहीं लगता कि ये सही है। मैं बोला ओके फाइन, तू बता तुझे ऐसा क्यों लगता है कि सही नहीं है, शायद मैं तेरे क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। तो बोलता है सर आप क्या लिखे अभी, हमको क्या स्टेटमेंट लिखवाया आपने कि 2 पॉइंट मासेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्ट होते एक दूसरे की तरफ। सर इनफैक्ट मैं चाहता हूं कि ऐसा हो बट ऐसा होता ही नहीं। मैं बोला क्या? बोला मैं समझा नहीं। बोला सर एक बात बताओ, हमारी बॉडी में भी 50 60 किलो 70 किलो के मासेस होते हैं सर, रोड पे सब एक साथ चलते रहते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि जा रहे और अचानक ऐसा चलते चलते उड़ उड़ के अट्रैक्ट हो रहे हैं, जा रहे उड़ उड़ के अट्रैक्ट हो रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा हो, सब होता ही नहीं हमारे साथ। तो फिर ये गलत है ना।
अगर आप पढ़ाते हो कि 2 पॉइंट मासेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए था। कोई रोड के इस तरफ है, कोई रोड के उस तरफ है, अट्रैक्ट हो गए जाके, ऐसा होना चाहिए ना सर। मैं बोला हाँ बेटा, क्वेश्चन तो तेरा सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, होता है, होता है, बट कम होता है। कैसे? मैंने एग्जांपल दिया, आपको भी देखना, एग्जांपल देखना आप लोगों को भी। यहां देख बेटा, मान लेते हैं 2 लोग थोड़े खाए पिए घर से, मेरे जैसे 100 किलो के हैं। मान ले बेटा, ऐसे मान ले इधर है 2 पर्सन, M1 और M2 दोनों 100 केजीज के हैं बेटा, दोनों 100 केजीज, M1 M2। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? G M1 M2 R²। और मान ले बेटा दोनों के बीच में सिर्फ 1 ही मीटर का डिस्टेंस है, सिर्फ 1 मीटर के डिस्टेंस पे ही दोनों जाने। कम डिस्टेंस लेते, सिर्फ 1 मीटर का डिस्टेंस लेते दोनों के बीच में, तो कितना फोर्स होगा कैलकुलेट करो। G का वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। M1 का वैल्यू है 100, M2 का वैल्यू है 100, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 उसका स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बेटा बोलो? 6.67 10⁻⁻11, ये 10 पावर 2 और ये 10 पावर 2, 10 पावर 4, 10 पावर 4, मतलब ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻7। -7 का मतलब समझते हो? 0.1 2 3 4 5 6 6 6 7 न्यूटन। इतना छोटा फोर्स बेटा, 100 केजीज के हैं, तो इतना छोटा फोर्स, इतना छोटा फोर्स लिखना तो छोड़ो, कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा। और उससे भी मतलब नहीं है, इतना छोटा फोर्स है, उस छोटे से फोर्स को हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, फील नहीं कर पाते। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये लॉ गलत है और हमारे बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, होता है, बट वो फोर्स ना के बराबर है, इसके लिए हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, उसे फील नहीं कर पाते। अभी हम बात करें प्लैनेट्स की, तो कितने सारे प्लैनेट्स हैं, उसमें बोलते अर्थ हमारा छोटा सा प्लैनेट है, उसका मास छोटा सा है। उसका मास कितना बेटा अर्थ का पता? अर्थ का मास है 10 पावर 24 केजी, 6 इंटू 10 पावर 24। मान ले बेटा दूसरा वाला भी मास उतना ही, मान ले दूसरा वाला भी मास उतना ही है, और उनके बीच का डिस्टेंस काफी बड़ा होता है। कितना बड़ा डिस्टेंस लोगे बोलो? मैं तो बोलता हूँ 10 पावर 15 ले ले बेटा, 10 पावर 15। हमारे और सन के बीच का भी डिस्टेंस 10 पावर 11 के आसपास। मैंने कितना ले लिया है? 10 पावर 15। सन का मास कितना ज्यादा है, फिर भी मैंने कितना कम लिया है, ठीक है। अब इन सारे वैल्यूज को यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे 10 पावर 24, यहाँ पर भी 10 पावर 24, और यहाँ पे आप 10 का पावर 15 ले लो बेटा। अब इसको सॉल्व करो, तो एज इट इज 24 कितना हो जाएगा? 48, और ये 10 पावर 15 का पावर 2 बोले तो 10 पावर 30 ऊपर जाके कितना हो जाएगा बेटा बोलो? -30। फिर भी कितना बच गया इनमें से? 10 पावर 18, और यहाँ पे क्या बेटा बोलो? 10 पावर -11। फिर भी बेटा हमारे पास जो फोर्स बचेगा वो कितना बचेगा? 6.67 इंटू 10 पावर 7। 10 पावर 7 न्यूटन का मतलब समझते था ना? ये -11 ऐसे ना बाबू, -11 उसके आगे 10 पावर 18। हाँ 10 पावर 18 में तो लिखा, माइनस नहीं ना प्लस होगा ना बेटा? 48 समझे बाबू अभी? तो ये कितना हो गया? 6.67 इंटू 10 पावर 7। फिर भी करोड़ न्यूटन का फोर्स, करोड़ न्यूटन का फोर्स बहुत बड़ा है। यही रीजन है बेटा कि ये सारे फोर्सेस इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स को बाउंड करके रखा, सब उड़ रहे हैं ना स्पेस में, क्योंकि ये सारे फोर्सेस एक दूसरे को बाउंड करके रखे। तो इसका वैल्यू समझा? ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू समझा बेटा क्या है? यस, अंडरस्टूड एवरीवन? ऑनलाइन सबको मेरी बात समझ में आ रही है बाबू? उसमें क्या बोल रहा हूं? और अगर किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, अब
आपने बोला ना बाबू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, लेकिन क्या होता है ना, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग चीजों की वजह से होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो चार्जेस के नेचर की वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑपोजिट नेचर अट्रैक्ट्स ईच अदर। मैग्नेट में भी होता है, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट इज बिकॉज ऑफ मास, इट इज बिकॉज ऑफ मास, और इसकी वजह से दूसरे मास को ही फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। हमारी बॉडी में मासेस है ना, इसके लिए हमारी बॉडीज को ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। और एक ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से? मास की वजह से। सो मोर इज द मास, मोर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, लेस इज द मास, लेस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बेटा जितने भी प्लैनेट्स हैं, हर प्लैनेट का अपना अपना मास है, हर प्लैनेट का अपना अपना मास है, सबका अपना अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है। बावजूद इसके सब सन के अराउंड में क्यों घूमते हैं? रीजन बहुत ऑब्वियस है बेटा, सन का मास सारे प्लैनेट के मास से बहुत ज्यादा है, मतलब उसका ग्रेविटेशनल फोर्स सबके ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा है। हेंस जितने भी प्लैनेट्स हैं सब उसके सराउंडिंग में घूमते हैं। ये मेरा बात सबको समझ में आ रहा है बाबू? पक्का सबको समझ में आ रहा है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज बिकॉज ऑफ मास। जितना मास होगा उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है बेटा? पक्का सबको समझ में आ रही है? ठीक है, चलो स्टार्ट करें अभी आगे हम लोग। अच्छा पहले इसको लिख लो, यहां से लेके इसको लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ यहीं तक लिखो बेटा। तो ये वाला पार्ट है ना, ये बचा हुआ पार्ट है, ये तो बस तुमको एग्जांपल के लिए बताया, फिर भी किसी को लिखना होगा तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
चलो और अभी 3-4 नोट का पॉइंट मुझे लिख के देना आप लोगों को। जिससे मैंने पहला पॉइंट अभी बोला था ना आप लोगों को, क्या बोला बेटा, बोलो कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स टोटली डिपेंड करता है मास पे, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट तो देख लो। उसके बाद समझो ये दो मासेस हैं। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो आया था, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। क्या पूछा वो लोगों ने? जैसे दो मासेस हैं m1 और m2, उनके बीच में डिस्टेंस है r और उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स इज F। जब ये दोनों एयर में है तो, ये दोनों एयर में है तो अब क्या करते हैं, इन दोनों मासेस को एक ऐसे लिक्विड में रख देते हैं, लिक्विड में जिस लिक्विड का डेंसिटी है 5। जिस लिक्विड का डेंसिटी कितना है 5। तो अब इन दोनों के बीच का न्यू फोर्स क्या होगा? F+5 होगा, F-5 होगा, F डिवाइड बाई 5 होगा, 512। अगर अब वो लोगों को ऐसे लिक्विड में रख देते हैं जिसका डेंसिटी कितना है 5, तो उनके बीच का न्यू फोर्स क्या होगा? F+5, F-5, F×5 और 5। F+5 बोल रहे हैं कोई, ठीक है, और कोई F डिवाइड बाई 5, ओके, और कोई? दो ऑप्शन अभी भी बाकी है, F-5 और F×5। कम ऑन, F×5 भी आ गया, कम ऑन, एक ही ऑप्शन बचा F-5 है कोई? F×5, हाँ F-5 भी आ गई, किसी ने बोल दिया। ओके, टू बी वेरी फ्रैंक, ये चारों भी आंसर्स गलत है। मेरे को पता है एक ये बोलेगा, एक ये बोलेगा, एक ये बोलेगा, एक ये बोलेगा, तो कोई ना कोई तो सही हो जाएगा ना, इसलिए मैंने चारों भी गलत ऑप्शन दिए। करेक्ट आंसर है उनके बीच का फोर्स वही का वही रह जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। उसका फोर्स वही का वही रह जाएगा, एफ का एफ ही रह जाएगा बेटा, इट विल नॉट चेंज, वो नहीं चेंज। क्यों? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बिटवीन द टू मासेस। दो मासेस के बीच में क्या मीडियम उस पर डिपेंड ही नहीं करता। बस किस पे डिपेंड करेगा? मासेस पे, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके ऊपर, दो चीजों पे डिपेंड करता है। याद रहेगा ये? तो ग्रेविटेशनल नहीं, ये उसमें एक ऑप्शन था एफ, मतलब जितना था उतना ही रह जाएगा, एफ का एफ रह जाएगा, इट विल नॉट चेंज एट ऑल। याद रहेगा बेटा सबको? याद रहेगा सबको? ठीक है, तो मैंने दो चीजें डिस्कस करी। किसी प्लैनेट का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट टोटली डिपेंड्स ऑन मास। दो मासेस के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट डिपेंड्स ऑन कोई एक सिंगल सा मास है, प्लैनेट है, कोई एक सिंगल सा प्लैनेट, उसका ओन ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? उसके मास पे, बस। बट अगर मान लो दो प्लैनेट्स हैं तो उनके बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा प्रोडक्ट ऑफ द मासेस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और एक इस पे डिपेंड नहीं करेगा तो मीडियम बिटवीन द टू मासेस। दो मासेस के बीच में क्या मीडियम उस पे डिपेंड नहीं करेगा। ये बेटा हमारे पास दो जी है, एक ए जी आई मीन बड़ू जी और एक छोटू जी। इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये जो बड़ूची है इसका वैल्यू तो आपके सामने ही है 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यस, नाउ इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अभी मैंने लिखा था, और इसको सिर्फ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ऐसा क्यों? इसको क्यों यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं और इसको सिर्फ क्यों ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं? ओके, यस, ये जो कैपिटल जी का वैल्यू है ये किसी पर डिपेंड नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट कि दो प्लैनेट के मासेस क्या है, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, उनके बीच में क्या मीडियम है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता, इसका वैल्यू ऑलवेज रिमेन्स द सेम। इसके लिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जो स्मॉल जी का वैल्यू है ये प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज होता है। अभी हमारे अर्थ की बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा है ना 9th स्टैंडर्ड में, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मोर एट पोल एंड लेस एट इक्वेटर, पोल पे ज्यादा और इक्वेटर पे कम है, पढ़ा है कि नहीं हम लोगों ने? तो बेटा कैसा था ना, इसका वैल्यू वेरी होता है, ज्यादा प्लैनेट का मास होगा, ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ज्यादा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। प्लैनेट का मास कम है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, लेस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस जी का वैल्यू चेंज होता रहता है, इसलिए इसको सिर्फ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक और क्वेश्चन आया था बेटा, सीईटी में आया था क्वेश्चन, कि जो कैपिटल जी का वैल्यू होता है इट डिपेंड्स ऑन मास, डिस्टेंस, अलता बलता 3-4 ऑप्शन दिया था बेटा, क्या लगता है करता है बेटा? ये भी डिपेंड करता है, और तुम्हारे सामने ही मैंने लिखा है, देखो, इट डिपेंड्स ऑन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट। एसआई में उसका वैल्यू अलग है 10⁻⁻11 और सीजीएस में उसका वैल्यू अलग है 10⁻⁸। तो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? एसआई एंड सीजीएस यूनिट्स पे डिपेंड करता है। होप यू आर गेटिंग दिस। मेरी बात सबको समझ में आ रही बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो अभी जो 3-4 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया, इसको लिख ले, हम लोग नोट करके लिख ले, लिखो, नोट करके लिखो बेटा। हाँ बेटा बोलो। हाँ मैं लिख के देता हूँ, लिखो, पहला पॉइंट लिखो, gravitational force of a planet, gravitational force of a planet depends on mass of the planet, gravitational force of a planet depends on mass of the planet. So stop continue. More is the mass, more is the gravitational force. More is the mass, more is the gravitational force. Comma, less is the mass, less is the gravitational force. Done? Okay. अगला लिखो, अगला पॉइंट लिखो, राइट। अगले पॉइंट में
gravitational force between the two planets. Gravitational force between the two planets depends on product of the masses comma square of distance between them, and independent of medium between the two masses, and independent of medium between the two masses. Done? ठीक है, अगला लिखो। अगला लिखो कैपिटल जी को कैपिटल लिखो। कैपिटल जी is called universal gravitational constant. Is called universal gravitational constant. Is called universal gravitational constant. Small g and small g is called gravitational constant. Small g is called gravitational constant. Gravitational constant. ठीक है, कैपिटल जी भी हो गया, स्मॉल जी भी हो गया। अगला लिखो। हाँ, वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, value of capital G is independent of product of the masses, comma square of distance between them, and medium between the two masses, ये किसी भी चीजों पर डिपेंड नहीं करता। फुल स्टॉप, कंटिन्यू। It depends on its SI and CGS units. It depends on its SI and CGS units. SI और CGS units पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। अब हम अगले पार्ट पे आ जाते हैं। रिलेशन बिटवीन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेट में सुनो पहले। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सर्टेन हाइट एंड एट सर्टेन डेप्थ। तो हमको दो रिलेशन चाहिए, एक्चुअली तीन है। अगर हम अर्थ सरफेस के ऊपर 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 जाते हैं तब हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कैसे चेंज, आई मीन इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर हम अर्थ सरफेस के अंदर जाते हैं टुवर्ड्स द सेंटर
तो उसका वैल्यू कम होता है, ज्यादा होता है, क्या होता है? तो तीसरा, हम ऑल सरफेस के पे ही अलग अलग जगह पे जाते हैं तो जी का वैल्यू कैसे चेंज होता है या नहीं होता, जो भी है। तो 3 वेरिएशंस हमको पढ़ना है। वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड बोले तो हाइट, विथ डेप्थ अंदर की तरफ जाएंगे तो, एंड विथ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड होता है जब हम ऑल सरफेस पे अलग अलग जगह पे चेंज होंगे, मूव होंगे, उसको बोलते हैं विथ लैटिट्यूड। तो 3 वेरिएशन हमको पढ़ना है। तो उसमें से पहले दो, आज पहला 2 तो हम लोग करें। कौन कौन सा? जी, जी एच, जी और जी डी। जी ऑल सरफेस, जी एच सर्टेन हाइट, जी सफिक्स डी सर्टेन डेप्थ। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे relation between acceleration due to gravity and ऐसा लिखो, acceleration due to gravity on the earth surface, on the earth surface and at certain relation between acceleration due to gravity on the earth surface and certain depth. इन दोनों के बीच में हमको रिलेशन चाहिए। उसके लिए डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये हमारा अर्थ, इस सेंटर ऑफ द अर्थ, सरकमफेरेंस से सेंटर तक ये हो गया रेडियस ऑफ द अर्थ। यहाँ पे हमारे छोटा सा सैटेलाइट है जिसका मास है स्मॉल है, उसका हाइट है h अबोव द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से उस सैटेलाइट के बीच का डिस्टेंस इज h। अर्थ सरफेस से बोल रहा हूँ, बट सारा डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करते हैं? सेंटर ऑफ द अर्थ से। तो जो ये वाला डिस्टेंस होगा ये होगा स्मॉल r इज कैपिटल R प्लस h। ठीक है, और ये जो सैटेलाइट है ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में क्या होगा? रिवॉल्व होगा। Hope you are getting this. So this is the Earth. Mass of the Earth is capital M. Center of the Earth तो ये हो गया रेडियस, ये हो गया हाइट, ये हमारा छोटा सा सैटेलाइट। और सरफेस से वो क्या हो जाएगा? स्मॉलर इज R प्लस H। ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होगा। ठीक है, इन सबको हमें इंट्रोड्यूस भी करना पड़ेगा, ऐसा नीचे लिख देंगे हम लोग। आप लोग डायग्राम के नीचे लिखना, मेरे पास स्पेस में इसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप डायग्राम के नीचे लिखना। या लेफ्ट हैंड साइड में डायग्राम करना, राइट हैंड साइड में इसको लिख लेना बेटा, राइट हैंड साइड में लिख लेना, राइट हैंड साइड में लिख लेना इसको। क्या एम बोले तो मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम बोले तो मास ऑफ आर बोले तो रेडियस ऑफ अर्थ, एच बोले तो हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। और स्मॉल आर क्या हो जाएगा बेटा? बोलो, स्मॉल आर रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट बोल दो ना, सर्कुलर ऑर्बिट, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। तो सारे टर्म्स को मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया।
ठीक है, तो पहले जरा फटाफट हेडिंग डालो, ये डायग्राम ड्रॉ करो, उसके नीचे लिख लो, या राइट साइड में डायग्राम करके लेफ्ट साइड में उसको लिख लो जल्दी। हाँ बोलो। चलो और ओके, रब करे इसे, नहीं रब नहीं करेंगे यहाँ पे। यहाँ देखो सब लोग ध्यान से, बोलूंगा, let F1 be the force of attraction between Earth and satellite on Earth's surface। जब वो सैटेलाइट और सरफेस पे ही है, हाइट पे ना होंगे, उसके सरफेस पे ही है, तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो मुझे कैलकुलेट करना, और उसको मैंने क्या नाम दिया, बोलो F1। तो व्हाट इज F1 इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला हमारा बेटा, बोलो G फर्स्ट मास
सेकेंड मास डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जी फर्स्ट मास क्या है, कैपिटल है, दूसरा वाला मास क्या है, स्मॉल है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, व्हेन दिस मास इज ऑन द अर्थ सरफेस, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो रेडियस ऑफ द अर्थ है वही उनके बीच का डिस्टेंस होगा, बिकॉज वो सैटेलाइट है सर्कमफेरेंस पे, और डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, सेंटर से, तो सेंटर से सर्कमफेरेंस रेडियस आ जाएगा कि नहीं, तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा आर स्क्वायर। ध्यान से पढ़ना बेटा, मैंने ये नहीं बोला कि वो हाइट पे है, जब अगर हमारा सैटेलाइट और सरफेस पे है तो उनके बीच का ही फोर्स होता है, F equals to G mm by R square. Therefore, F1 divided by small m, F1 divided by small m equals to Gm by R square. Gm by R square. Since अब लोगों से क्यों m से डिवाइड किया आपने, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन एक्सिलरेशन। हम लोगों ने पढ़ा है ना, फोर्स बोले तो मास, तो फोर्स को अगर इस मास को यहाँ पे लाके डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को एक्सिलरेशन मिल जाएगा कि नहीं, इसके लिए इस मास को यहाँ पे लाके मैंने उसको डिवाइड कर दिया ताकि मुझे क्या मिल जाए, एक्सिलरेशन। तो वही बोलूंगा, सिंस F1 डिवाइड बाय m is G, that is acceleration due to gravity on all surface. Therefore, G is equals to Gm by m square. कुछ डाउट बेटा यहां तक किसी को? ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब बोलूंगा let F2 be the force of attraction, let F2 be the force of attraction between, let F2 be the force of attraction between Earth and satellite at certain height, एक सर्टेन हाइट पे है, एक सर्टेन हाइट पे है, तो अब उनके बीच का जो फोर्स है उसको मैंने क्या नाम दे दिया बेटा, बोलो F2। तो F2 का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज F2? G फर्स्ट मास, सेकेंड मास, अब उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर, स्मॉल आर लिखो या r प्लस h लिखो, दोनों भी एक ही चीज है कि नहीं, तो क्या लिख देंगे बेटा, बोलो r प्लस h द होल स्क्वायर। लेकिन हमको तो इंटरेस्ट एक्सीलरेशन में है, तो फोर्स को मास से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज Gm r प्लस h द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लिख देंगे since F2 by small m is G suffix h। क्यों G suffix h? हाइट पे है ना, हाइट, इसके लिए सफिक्स क्या लिख दिया, h। ये समझा बेटा, G सफिक्स h। यहाँ पे क्या लिखा था, G, क्योंकि वो सरफेस पे ही था। अब ये वाला G कहाँ पे, एक सर्टेन हाइट पे है, तो सिंस F2 by m is GH, GD लिखेंगे, G सफिक्स से D डेप्थ, हाइट पे तो क्या लिखेंगे, G सफिक्स h। तो F2 by m is G suffix h, that is acceleration due to gravity at certain height. Therefore, G suffix h, Gm r plus h the whole square, Gm r plus h the whole square। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर।
y2 दोनों हो गया बेटा, तो जी भी आ गया, GH भी आ गया। और मुझे क्या चाहिए, इनके बीच का रिलेशन चाहिए। तो रिलेशन के लिए क्या करेंगे, नाउ डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, तो g सफिक्स h अपॉन g, g सफिक्स h अपॉन g, ये क्या हो जाएगा, gh gm r प्लस h द होल स्क्वायर इनटू, ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर बाय gm, gm gm छू, gh बाय g क्या हो जाएगा, r प्लस h द होल स्क्वायर। ये रिलेशन आ गया, तो GH इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, r प्लस h द होल स्क्वायर इनटू g। ये बेटा सोच के देखो यहाँ पे, जरा ध्यान से सोच के देखो, यहाँ पे क्या हो गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, सो दिस रेशियो इज ऑलवेज लेस देन 1, दिस रेशियो इज ऑलवेज लेस देन 1। ये बेटा याद रखो, अगर फर्स्ट का मतलब एक नंबर का नंबर 1 मतलब 1 का कितना भी पावर ले लो, कोई भी पावर ले लो 1 ही रहेगा। 1 से अगर कोई भी बड़ा नंबर है उसका पावर बढ़ाओगे तो उसका वैल्यू बढ़ता है, और 1 से कोई छोटा नंबर लिया उसका पावर बढ़ाओगे तो उसका वैल्यू कम होता जाएगा। होप यू आर गेटिंग दिस। मेरी बात सबको समझ में आ रही बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे दिस डिनोमिनेटर इज मोर देन न्यूमरेटर, सो दिस रेशियो इज लेस देन 1। उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो नंबर और भी छोटा हो जाए, और छोटे नंबर को g के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो gh का वैल्यू g से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो हम जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाएंगे हमारा हाइट बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा मतलब डिनोमिनेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा मतलब दिस रेशियो बिकम्स मच मोर स्मॉलर देन 1। इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो और भी कम हो जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो और भी कम हो जाएगा, और हमारा GH का वैल्यू कंटिन्यूअसली कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। हम इनफाइनाइट पे पहुंच गए तो यहाँ पे वैल्यू डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आ जाएगा, एनीथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी इज 0, GH का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और वैसे भी सोच के देखो ना बेटा, इंफिनिटी का मतलब होता है जहां पे कोई फोर्स नहीं है। अरे जहां पे फोर्स ही नहीं वहां पे एक्सीलरेशन कहां से होगा, नहीं होगा, तो GH का वैल्यू 0 हो जाएगा। होप यू आर गेटिंग दिस। मेरी बात सबको समझ में आ रही है। तो क्या पता चला बेटा, बोलो, अर्थ सरफेस पे हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम है। हम जैसे जैसे ऊपर 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 जाएंगे हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कम होगा। और लाजमी सी बात है बेटा, हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हमारे और अर्थ के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, फोर्स कम होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कम होना ही है ना। समझ रहे बेटा, ये सबको अच्छे से समझा है, कोई डाउट नहीं है इसमें, श्योर। तो इसको लिख लेंगे क्या फटाफट, चलो लिख लो बेटा जल्दी से। ये सबको समझा है क्या, यस, अंडरस्टूड। अच्छा, ए वाला पार्ट फिर से एक्सप्लेन करने को बोल रहे हैं। यहां देखो बेटा, ये GH है, ये G है, डिवाइड कर दिया बेटा मैंने, ए वाले टर्म्स को पहले लिख दिया, उसके डिनोमिनेटर में ए वाला टर्म आना चाहिए था, बट मैंने क्रॉस करके रेशियो को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, तो GM GM कैंसल, R प्लस H द होल स्क्वायर। अब जो डिनोमिनेटर है R से क्या बेटा बोलो, बड़ा है, सो दिस रेशियो डेफिनेटली लेस देन 1 हो जाएगा। 1 से तो छोटा होगा ना बेटा, और किसी भी मतलब 1 से छोटे नंबर का पावर बढ़ाओगे, जैसे बेटा एक सिंपल सा एग्जांपल, 0.1 ले लो, 0.1 का स्क्वायरिंग करो कितना होगा, 0.01, पावर 3 कर दो 0.001, पावर 4 कर दो 0.0001, छोटा होता जा रहा है कि, तो वही चीज यहां पर भी है, दिस रेशियो इज लेस देन 1, स्क्वायरिंग करेंगे तो और भी छोटा होगा,
और छोटे नंबर को किसी भी नंबर से बड़ा, किसी भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा नंबर भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कल आपका बर्थडे है, आज रात को पापा ने आपको बोला कि मैं आपको 1 लाख रुपया दूं, जाओ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लेना बेटा, आफ्टर लॉकडाउन मजे करना तुम। और सुबह उनका मूड चेंज हो गया, उन्होंने 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया, लाख को 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया बेटा, 10,000। कहां लाख, कहां 10,000, कहीं 0.001 से मल्टीप्लाई कर दिया 1,000 रुपया, और कहीं ज्यादा मूड खराब हुआ 0.0001 से मल्टीप्लाई कर दिया अपनी रोज वाली लाइफ की 100 रुपया। समझ रहे मेरी बात बेटा? तो किसी बड़े नंबर को छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा नंबर भी छोटा हो जाता है। इसके लिए बेटा जीएच का वैल्यू जी से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अभी समझा क्या अदिति? अदिति समझा बेटा तुझे? अदिति, हाँ बेटा, ओके ओके, थैंक यू। चलो जल्दी से लिख लो। एक बात याद रखो बेटा, कभी भी रिलेशन पूछेंगे ना तो डिवाइड करने का, वो दिमाग में रखो। कभी भी रिलेशन पूछेंगे तो डिवाइड करने का बेटा।
चलो ओवर क्लास 10 बजे तक 9:30 तक। चलो ओवर एवरीवन। ओके देन, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। कौन सा बेटा बोलो? जी और जीडी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सर्टेन हाइट एंड एक्सेलरेशन ऑन सरफेस इन सर्टेन डेप्थ। फिर उसके बेसिस पे अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, इन द इवनिंग, सी यू इन द इवनिंग एवरीवन, बाय।